जय। आज हम क्लास 11 का अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11 का सबसे पहला अध्याय समुच्चय, यह जिसे बोलते हैं सेट। यह क्लास 11 का पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर का शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर में क्या है उसी को देखते हैं। यानी समुच्चय जो दिया गया है, समुच्चय का मतलब क्या होता है उसे जानते हैं। लिखेंगे पहले समुच्चय यानी परिभाषा क्या होती है, तो लिखेंगे समुच्चय। मान लेते कोई ऐसा कुछ दिया जाए जो किसी भी व्यक्ति के अनुसार बदले ही ना, उसे कहते हैं समुच्चय। जैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह को वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और यहीं पे लिखेंगे, जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के अनुसार न बदले। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे हम मान लेते हैं कोई बोल दे कि 1 से लेकर के 10 तक के नंबरों को लिखिए, तो हम बोलेंगे 1 से 10 तक की संख्याएं। 1 से 10 तक की संख्याएं लिखनी है, तो 1 से लेकर के 10 तक अगर नंबर लिखा जाए तो 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, उसके बाद 10 लिखा जाए। यानी 1 से लेकर के 10 तक है, यानी संग्रह तो है, यानी 1 से लेकर के 10 तक हम इकट्ठा तो कर लिए हैं। इकट्ठा करने के साथ अगर इकट्ठा कर लिए यानी यह संग्रह कर लिए, यानी यह सुपरिभाषित है, जो किसी भी व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेगी। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को बताया जाए कि 1 से 10 तक की संख्याएं बताइए, तो कोई भी व्यक्ति होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, 9 और 10 को ही बताएगा। यानी जो व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलता है उसे हम लोग कहते हैं समुच्चय। जैसे मान लेते हैं कोई किसी से बोल दिया जाए कि यह बताओ कि जो ABCD के अल्फाबेट होते हैं वह कितने होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं का व्यक्ति होगा तो बोलेगा जो अल्फाबेट है, यानी अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का समुच्चय अगर अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का समुच्चय लिखा जाए, बोल दिया जाए, यानी कोई भी व्यक्ति से बोल दिया जाए कुल कितने अक्षर होते हैं, तो बोलेगा 26। वह 26 अक्षर ए से लेकर के जेड होंगे। अगर किसी भी व्यक्ति से, यानी किसी भी देश के या फिर किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए जो पढ़ा लिखा होगा, वह बताएगा ए से लेकर के जेड तक होते हैं। यानी जब ए से लेकर के जेड तक होंगे तो ए से जेड, यानी ए टू जेड, अगर ए से जेड तक वह बताएगा तो उसे हम बोलेंगे समुच्चय है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वह ए से जेड तक बताएगा, यानी किसी भी व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होगा वह ए से लेकर जेड तक ही बताएगा, जो ए से लेकर जेड तक किसी के अनुसार नहीं बदलेगा उसे ही हम कहते हैं समुच्चय। जैसे मान लेते हैं बोल दिया जाए दुनिया में जितने भी देश है सभी देशों का समुच्चय, यानी सभी देशों को एक बार एक इकट्ठे पोटली में, या फिर मान लेते हैं या कोई बॉक्स है इस पोटली में बंद कर लेते हैं, यानी जितने भी दुनिया में देश हैं सभी देशों को इसके अंदर रख दिया जाए तो सभी देश अलग अलग हैं, यानी जिसको जिसको पता होगा सभी इसी देश के इसी बैग के अंदर से निकालेंगे, तो यानी यह भी एक तरह का समुच्चय कहलाएगा। जैसे दूसरा भी मान सकते हैं, यानी एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मान लीजिए बोल दिया जाएगा स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय,
स्वरों का समुच्चय हम बोल देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं वह ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू। यानी यह जो 5 अक्षर हैं यह किसी भी व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेंगे। जो किसी भी व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलते उसे हम लोग कहते हैं समुच्चय। यानी दुनिया में जो भी लिखा जाए अगर वह किसी भी व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलेगा तो उसे कहेंगे समुच्चय। अगर किसी व्यक्ति के अनुसार बदल गया तो वह बोलेंगे समुच्चय नहीं है। तो कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला उदाहरण, 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय। यानी 10 से जितनी भी संख्या कम होती है वह विषम है। तो अगर विषम है तो वह चेक करते हैं कि यह किसी व्यक्ति के अनुसार बदलेगी या नहीं, यानी यह सुपरिभाषित है या नहीं। अगर 1 से लेकर के 10 से कम देखना है तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9। यानी 10 से कम जितनी भी विषम संख्या है वह 1, 3, 5, 7 और 9 होती है। अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो यही संख्या बताएगा, यानी यह क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। तो लिखेंगे सुपरिभाषित संग्रह। अगर यह सुपरिभाषित संग्रह है, जो सुपरिभाषित संग्रह होगा तो हम बोलेंगे समुच्चय है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिख दिया जाए विश्व के 10 या 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। यानी विश्व को 3 सर्वश्रेष्ठ है। अगर भारत में हम रहते हैं, अगर भारत देश में रहते हैं, किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो अपने पसंदीदा व्यक्ति को बताएगा। अगर किसी दूसरे देश में चले गए, जैसे भारत में किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे, जैसे मान लेते हैं हम ए व्यक्ति से पूछ रहे हैं, वह विराट कोहली को बता रहा है सुरेश रैना है, या ऐसे कई नाम बता रहे हैं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति नाम मान लेते हैं उसका बी है, अगर इस व्यक्ति के अनुसार बता रहा है या कुछ अलग नाम बता रहा है, यानी यह मतभेद है। यानी जब मतभेद होगा तो यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो लेकिन सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा तो वह समुच्चय नहीं कहलाए। तो लिखेंगे सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो वह समुच्चय नहीं कहलाएगा। जैसे एक और मान लेते हैं तीसरे नंबर पे, दुनिया में के सभी जानवरों का समुच्चय। या फिर जानवरों का संग्रह लिख देते हैं, समुच्चय को लिख देते हैं। यानी दुनिया में जितने भी जानवर होंगे तो कोई व्यक्ति जान रहा हो या न रहा, लेकिन जानवर तो है, बहुत सारे जानवर हैं जो किसी के अनुसार नहीं बदलेंगे। जब किसी के अनुसार नहीं बदलेंगे तो हम बोलेंगे यह सुपरिभाषित संग्रह है। तो लिखेंगे सुपरिभाषित संग्रह है। जब सुपरिभाषित संग्रह है, जब सुपरिभाषित संग्रह होगा तो हम बोलेंगे यह समुच्चय है। अगर यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा तो इसे समुच्चय नहीं कहेंगे। जैसे दूसरा भी कुछ नंबर ले लेते हैं। जैसे एक कोई समीकरण मान लेते हैं, चौथे एग्जाम्पल में लिखेंगे समीकरण x² - 9 बराबर 0। अगर यह पूछ दिया यह सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं, यानी हम इसका तो मान निकाल सकते हैं। यह माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x² बराबर बचेगा 9। यह अगर जो 9 स्क्वायर है यानी स्क्वायर इधर जाएगी तो करड़ी, तो x बराबर करड़ी में लिखते हैं 9 और साथ में प्लस माइनस दोनों। तो x बराबर मिलेगा प्लस माइनस 9 होता है 3 का वर्गमूल, तो यहाँ पे 2 मान मिलेंगे x। तो x बराबर एक बार प्लस में 3 होगा, एक बार माइनस में 3। यानी जो व्यक्ति इसे सॉल्व कर सकता है तो वह बताएगा एक प्लस में है 3 और एक माइनस में 3। यानी किसी व्यक्ति के अनुसार यह भी नहीं बदलने वाला है। जब यह भी नहीं बदलेगा तो यह भी सुपरिभाषित संग्रह है। जब सुपरिभाषित संग्रह होगा तो हम कह सकते हैं यह समुच्चय है। तो लिखेंगे सुपरिभाषित
संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है या सुपरिभाषित संग्रह हो तो हम बोलेंगे यह समुच्चय है। अगर सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा तो हम कहेंगे यह समुच्चय नहीं है। समुच्चयों का निरूपण, यानी समुच्चय को लिखते कैसे हैं उसी को बोलते हैं समुच्चय का निरूपण। यानी जब समुच्चय का निरूपण क्या होता है, यानी समुच्चय को हम लिखते कैसे वही तरीका सीखना है। यानी जो समुच्चय का निरूपण होता है वह मेनली दो तरीके से होता है। जो समुच्चय है उसको हम मेनली दो तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो समुच्चय का निरूपण होगा वो उसको बांटेंगे दो भाग। जब दो भागों में लिखेंगे तो सबसे पहला भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। इसका नाम होता है पहले का रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि। यानी जो पहला तरीका होता है हम उसको बोलते हैं सारणीबद्ध विधि और दूसरे बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। यानी हमें लिखने के टोटल दो तरीके हैं। यानी इन दोनों तरीकों में क्या क्या लिखा जाता है तो सबसे पहले मानिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं बोल दिया गया ए है, या ए नाम दे लेते हैं, या बोल दिया गया 10 से कम सम संख्याओं का संग्रह। अगर 10 से कम संख्याओं का संग्रह है पहले यह चेक करेंगे यह सुपरिभाषित है या नहीं, यानी इसे समुच्चय कहा जा सकता है या नहीं। यानी 10 से कम जो होगा वह भी सम लेना तो आएगा 2 4 6 और 8। अगर किसी भी व्यक्ति से पूछे तो वह बताएगा 2 4 6 8 10। यानी किसी भी व्यक्ति के अनुसार यह नहीं बदलेगा। जब नहीं बदलेगा तो यह सुपरिभाषित है। जब सुपरिभाषित होगा तो हम इसे कहेंगे यह समुच्चय है। जब समुच्चय है तो इसी को हम लिखते कैसे हैं तो सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाते हैं जिसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट। मझले ब्रैकेट में हम सबसे पहले मझले ब्रैकेट के अंदर जितने भी होते हैं, जितने पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी सभी नंबरों को लिख लेते हैं। और इन नंबरों को जो लिख रहे हैं इन नंबरों को बोलते हैं हम लोग अवयव। यानी जो नंबर होंगे हम उन जो नंबर लिख रहे हैं उन नंबरों को हम बोलते हैं अवयव। और इन अवयवों को हम हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगा करके लिखते हैं। जब कॉमा लगा करके लिखते हैं तो इसको बोलते हैं समुच्चय के रूप में लिखे हैं। यानी कुछ भी लिखा जाए वह कॉमा लगा के लिखा गया है यानी हम समुच्चय के रूप में लिखे हैं। यह अवयव है यानी जो इसके अंदर लिखा गया है हमने 2 लिखे हैं 4 लिखे हैं 6 लिखे हैं 8 लिखे हैं, यह कॉमा लगा करके जो भी अंक लिखे हैं उसे बोलते हैं अवयव। यानी जो रोस्टर रूप है या उसी को बोलते हैं सारणीबद्ध विधि। और जो दूसरा समुच्चय निर्माण विधि इनमें कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को देखते हैं। तो पहला जो नियम है वह समुच्चयों के अवयवों को सूची बनाकर, तो लिखेंगे समुच्चय के अवयवों का मतलब एक भी हो सकता है 2 भी, यानी एक से ज्यादा हो सकता है। अवयवों की सूची बनाकर उसे मझली ब्रैकेट या मझले कोष्टक में अवयवों को कॉमा लगाकर लिखते हैं।
यानी जो सारणीबद्ध या रोस्टर विधि लिखेंगे तो जो समुच्चय लिखेंगे उसके उसकी एक सूची बनाएंगे। सूची बनाने का तरीका यह होगा कि सबसे पहले मझली कोष्ठक, मझला कोष्ठक ये हमारा बनता है। मझले कोष्ठक में अवयवों को कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं, यह पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं। यह पहली कंडीशन है तो मझला ब्रैकेट के साथ में जो अवयव लिखेंगे उसे कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। उसके बाद किसी भी अवयव को, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, नहीं होती है। यानी किसी भी अवयव को हम दोबारा नहीं लिख सकते। और तीसरी जो पॉइंट है, अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। यानी इसमें क्रम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी कोई भी अवयव हम आगे पीछे लिख सकते हैं और किसी भी अवयव को पुनरावृत्ति यानी रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर एक लिखिए मझला, सबसे पहले मझला ब्रैकेट बनाएंगे, एक लिख देते 2 3 4 5 6, ऐसे दोबारा लिख दिए फिर से एक लिख दिए। जैसे देखिए पहला एक लिख दिए दोबारा से एक, अगर ऐसी कोई रिपीटेशन अरे मतलब यह रिपीट किया गया है तो इसे समुच्चय नहीं कहेंगे, यह हमारा समुच्चय गलत हो जाएगा। यानी कोई भी अवयव होगा उसे हम रिपीट नहीं कर सकते, यानी उसकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है। पुनरावृत्ति कर देंगे तो पूरा समुच्चय समाप्त हो जाएगा, यानी पूरा समुच्चय ही गलत हो। यह हो गई हमारी रोस्टर विधि। रोस्टर विधि या सारणी विधि में सबसे पहले हम मझला ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद जो अवयव होंगे यानी छोटे छोटे जो अवयव होंगे हम उसके साथ कॉमा लगा करके लिखते जाएंगे। और ध्यान यह देखिए किसी भी अवयव की दोबारा नहीं लिख, यानी कि कोई भी अवयव को दोबारा न लिख पाए, यानी पुनरावृत्ति न हो। उसके बाद अवयवों को किसी भी क्रम में, कोई क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 5 2 3 4, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। अगर क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसी को लिख दिया गया है, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अगला देखते हैं, अगली जो विधि हमारी है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, यह दूसरी जो विधि है समुच्चय निर्माण विधि में, इसमें क्या होता है लिखते हैं, इसमें तरीका जो है लिखेंगे, इस विधि में अवयवों के लिए यक्ष या कोई अन्य संकेत देकर उसके गुणधर्मों के बारे में लिखा जाता है। यानी जो भी दिया जाएगा समुच्चय उसके हम अवयवों को x मान लेंगे और कोई या फिर x माने या कोई अन्य संकेत भी मान सकते हैं, उसको हम दे करके उसके गुणधर्म को बताएंगे या किस प्रकार का है। जैसे मान लेते हैं गिनती दिया गया है, बोल दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय।
अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोल दिया जाए तो मान लेंगे तो यह हमारा x के बराबर है, तो यह लिखेंगे सबसे पहले मझला ब्रैकेट, यानी सभी अगर समुच्चय लिख रहे हैं तो मझले ब्रैकेट का हमें करना अनिवार्य है, अगर नहीं किए तो पूरा समुच्चय गलत। तो लिखेंगे सबसे पहले x और यहाँ पर दो बिंदी बनाते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं सच दैट, और सच दैट, और इसको हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार, इस प्रकार हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार है, इंग्लिश बोलते हैं सच दैट, यानी x सच दैट, और x माने तो यक्ष लिखेंगे, और इनके गुणधर्म क्या है, यह प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे यक्ष सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का संग्रह लिख देते हैं, वैसे संग्रह या समुच्चय, यह इस विधि में के रूप में जो लिखेंगे उसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अगर समझने के तौर पे यह भी बोल सकते हैं, जिसमें हिंदी में लिखा जाए उसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, जिसमें केवल अवयव को लिखा जाता है, जैसे जो पहला है अगर इसमें लिखा जाए, जैसे मान लेते हैं मझला ब्रैकेट, इसमें ए आई ओ और यू मानिए, इसमें जो अवयवों को कॉमा दे करके लिखेंगे तो इसको बोलते हैं रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि, यानी अवयव इसमें कंफर्म होंगे और दूसरे में भी कंफर्म होंगे, लेकिन दूसरे में इशारे के रूप में होंगे, लेकिन पहले में साफ साफ नजर आते रहेंगे। अगर जिसमें साफ साफ दिखेंगे उसे बोल देंगे रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि, जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए यानी संकेत भाषा के रूप में लिखा जाए उसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। एक चिन्ह होता है उसको देखते हैं, तो सबसे पहले अगर लिखते हैं सदस्य है, नाम लिख देते पहले सदस्य है, लिखिए या लिखते हैं अवयव है, या फिर इसी को बोलते हैं में है, और इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इसका जो चिन्ह होता है ई जैसा बनाते बस ऐसा तिरछा कर देते हैं, इस चिन्ह का नाम होता है बिलोंग्स टू, और हिंदी में बोलते हैं सदस्य है, अवयव है, में है, लेकिन बस यह याद रखिए कि इस चिन्ह को बोलते हैं बिलोंग्स टू। अभी इसका मतलब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और दूसरा जो होता है इसी का जस्ट उल्टा होता है, लेकिन कि सदस्य नहीं है, या बोलते हैं अवयव नहीं है, या बोलते हैं में नहीं है, यानी सदस्य नहीं है या फिर अवयव नहीं है या में नहीं है। जब नहीं होगा इसको इंग्लिश बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह जो बिलोंग्स टू होता है उसी को चिन्ह बनाते हैं, काट देते हैं। अगर ऐसा चिन्ह कहीं बना हुआ होगा तो उसे बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू को बोलते हैं सदस्य में, सदस्य नहीं है या अवयव नहीं है या में नहीं है। एक एग्जांपल से आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए। पहला मान लेते हैं एक कोई समुच्चय दिया गया, हम उस समुच्चय का नाम मान लेते हैं ए, और उस समुच्चय में जो अवयव है वह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, बस इतना ही लेते हैं। उसके बाद इसी क्वेश्चन से कुछ अन्य क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे पहला बना लिए हैं, लिख देते हैं 1 लिख देते हैं और यहाँ पे जगह खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ए। और दूसरा जो क्वेश्चन बनाते हैं लिख देते हैं 6 खाली जगह छोड़ देते हैं, लिख देते हैं ए। और जो तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसी में लिख देते हैं 0 और खाली जगह छोड़ देते हैं, लिख देते हैं ए। और चौथा यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, खाली जगह छोड़ देते हैं, ए लिख लेते हैं। पांचवा जो है 3 लिख देते हैं, खाली जगह छोड़ देते हैं, ए लिख लेते हैं। और जो छठवां है,
जो छठवां है वो हम मझले ब्रैकेट में एक लिख लेते हैं और यहाँ खाली जगह ए लिख लेते हैं। अब यह देखेंगे तो कहाँ पर बिलोंग्स टू भरेंगे, कहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू, इसी के मदद से समझेंगे। लिखा क्या है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है सदस्य है, अवयव है या में है। दूसरा डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है सदस्य नहीं है, अवयव नहीं है, में नहीं है। अगर ए बराबर 1 2 3 4 5 है, यानी 1 से लेकर के 5 तक अवयव दिए गए, इसी को कुछ क्वेश्चन बनाए। लिखा क्या है, एक और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया और ए लिखेंगे, यानी जो एक है वह ए में मिल रहा है कि नहीं। अगर एक देखे तो पहले ही मिल गया, जब होता है यानी यह जो एक है इसमें है तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग मतलब एक जो है यह ए में बिलोंग कर रहा है, जब एक इसमें होगा तो उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। जो 6 को दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो 6 है खाली स्थान है ए। अब देखते हैं 6 इसमें है या नहीं। 1 से लेकर के 5 तक गिनती है लेकिन 6 नहीं है। जब नहीं होगा तो उसके लिए भरना है डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू बना करके उसे काट देना है, यानी यह डज नॉट बिलोंग टू, यानी 6 इसमें नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है। जीरो को ढूंढना है, क्या जीरो इसमें है, जब जीरो नहीं होगा तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद 12 देखते हैं, 12 भी इसमें नहीं है। एक अलग है, दो अलग है, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में है। जब दोनों साथ में है तो यह एक साथ में यहाँ पर नहीं लिखा गया है। जब नहीं लिखा गया तो इसमें है ही नहीं, जब नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद 3 देखते हैं, 3 इसमें है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू, यानी जिसमें होता है उसे बोलेंगे बिलोंग्स टू, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद लिखा गया है समुच्चय ए यह बिलोंग्स टू भरा जाए या डज नॉट बिलोंग्स टू ए में, यानी जो समुच्चय ए है एक है वह ए में है या नहीं। यह एक अवयव है लेकिन यह पूरा का पूरा समुच्चय है। जब पूरा का पूरा समुच्चय है लेकिन इसमें अवयव है लेकिन यह पूरा समुच्चय है, यानी बिलोंग नहीं करेगा तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ये हो गया हमारा बेसिक कंप्लीट।